अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे अस्करी क़यादत से मिले, लेकिन मरियम नवाज़ ने इसकी तरदीद की। फिर सच्चाई तब सामने आई जब DG ISPR ने वाज़े अल्फाज में कहा कि नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI फैज़ हमीद से 2 बार मुलाकात की। ये मुलाकात मोहम्मद ज़ुबैर की ख्वाहिश पर हुई और दोनों मुलाकातें मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के हवाले से थी। पहली मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते और दूसरी 7 सितंबर को ही। दोनों मुलाकातों में आर्मी चीफ का यही कहना था कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में ही हल होंगे, इन मामलात से फ़ौज को दूर रखा जाए। लेकिन मरियम नवाज़ ने आज ये बयान दिया कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की, मुझे GHQ में डिनर का इल्म नहीं, शायद डिनर नहीं हुआ। सुनने में आया है कि गिलगित बल्तिस्तान के मसले पर बुलाया गया था। एक तरफ मरियम नवाज़ GHQ जाकर मुलाकातों की मुखालिफत कर रही हैं और दूसरी तरफ उनके नुमाइंदा बनकर मोहम्मद ज़ुबैर अस्करी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। क्या ये कौलो फ़ेल में तज़ाद नहीं है? सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज़, नवाज शरीफ इस मुलाकात से लाइल्म थे? ये कैसे मुमकिन है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर ने मुलाकात की हो आर्मी चीफ से और क़यादत को मालूम ही ना हो? सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात से भी मरियम नवाज़ लाइल्म थी? सवाल ये भी है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात होती है तो इसमें अनहोनी बात क्या है? नेशनल सिक्योरिटी पर अगर सियासी और अस्करी क़यादत मुतफ़िक़ा लाहे अमल से चलती है, इसमें बुरा क्या है? मरियम नवाज़ को इस मुलाकात पर एतराज़ क्यों है? लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर होने वाली मुलाकात को सबके सामने लाने पर बिलावल भुट्टो ने शेख रशीद को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर आज के बाद नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में शेख रशीद होंगे तो वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान से मुताल्लिक मुतफरिक दरखास्तों की आज समाअत हुई। वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को डाक के जरिए भिजवाए गए वारंट्स वसूल हो चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि काउंटी कोर्ट से वारंट की तामील का क्या बना, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि तामील की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने फिर अब केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी कर दी है और मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर अदालत का ये कहना था कि हमने नवाज शरीफ की हाजिरी यकीनी बनाने का एक प्रोसेस शुरू कर रखा है, आपकी अपीलें प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद सुनेंगे। जबकि वफाकी हुकूमत को भी ये खदशा है कि नवाज शरीफ सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। क्या नून लीग वाकई ऐसा कुछ सोच रही है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है? ये एक तरफ मुलाकातें करते हैं मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे अस्करी क़यादत से, दूसरी तरफ मरियम बीबी कहती हैं कि किसी मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे की मुलाकात नहीं हुई है। तो आज DG ISPR ने आकर वजाहत दे दी और बताया कि मोहम्मद ज़ुबैर ने 2 मुलाकातें की और मुलाकातें भी मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के हवाले से थी। देखिए, मैंने भी आपका बहुत शुक्रिया। मैंने अभी ज़ुबैर साहब की भी और DG ISPR दोनों की स्टेटमेंट सुनी है। DG ISPR की स्टेटमेंट ये है कि ज़ुबैर साहब मिले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और एक बार नहीं 2 बार मिले। हाँ। और उस मुलाकात में मरियम नवाज साहिबा के हवाले से और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई। ये स्टेटमेंट है DG ISPR। बिल्कुल। ज़ुबैर साहब का ये कहना है मुलाकात हुई, इसका जिक्र भी हुआ, लेकिन उनके लिए कोई रिलीफ मांगने नहीं गया। ये 2 बातें जो हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में हैं। और ज़ुबैर साहब का ये भी कहना है कि उनका एक दरीना ताल्लुक है जनरल बाजवा के साथ और वो ऑन एंड ऑफ उनसे मिलते रहे हैं और उनके ताल्लुकात उनसे बड़े पुराने हैं। तो इन 2 बातों में कोई ऐसी चीज जो मरियम बीबी कह रही थी कि पॉलिटिकल लोगों को सियासी मामलात के लिए GHQ नहीं जाना चाहिए, तो ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बातें डिफरेंट है दोनों। लेकिन दूसरी बात आप ये भी देखें ना, DG ISPR ने इस चीज़ की भी वजाहत की कि आर्मी चीफ साहब ने वाजे किया कि कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे। फिर अगर इस बात को इस चीज़ से जोड़कर देखा जाए कि इस मुलाकात में बात ही नवाज शरीफ और मरियम बीबी के हवाले से हुई, फिर ये कहना कि कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे, तो इससे ये तासुर नहीं मिलता, इससे ये समझ में नहीं आती कि इस हवाले से बात हुई है और कानूनी मामलात पर ही बात हुई है। नहीं, ठीक है, ये आपकी बात दुरुस्त है। ये तो अब वही जो फ्रीकैन उस मीटिंग में थे वही बात बेहतर बता सकते हैं। मैंने तो जो 2 स्टेटमेंट सुनी उनके हवाले से आपसे ये कहा कि
DGISPR की स्टेटमेंट जो थी वो, और जुबैर साहब की जो स्टेटमेंट थी वो, जो दोनों टीवी पे चली, जो हमने टीवी से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मरियम बीबी तो कहती है ना कि मुस्लिम लीग नून के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की, तो ये समझा जाए कि वो मुलाकात हो रही है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की आर्मी चीफ साहब से, DGISI भी उस मुलाकात में शामिल थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिनके हवाले से मुलाकात हो रही है उनको इल्म ना हो, नवाज शरीफ साहब को ना पता हो या मरियम बीबी को ना पता हो? ये देखिए, जुबैर साहब का ये कहना है कि जो मैंने उनकी स्टेटमेंट टीवी पे सुनी उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि क्योंकि जब हम इतनी तफसील से और इतनी देर तक बैठेंगे तो ऑब्वियसली जो इस वक्त मामला दरपेश हैं वो ज़ेरे बहस आएंगे, और ये गालिब इम्कान है कि इसमें आर्मी चीफ ने यही कहा कि जो आपके कोर्ट के मामलात है वो कोर्ट में देखे जाने चाहिए और मामलात अदालतों के सामने है। तो उसका नेचुरली उस डायलॉग का यही एक कॉन्टेक्स्ट समझ आता है कि उसमें यही बातें हुई होंगी गालिबन, कि अगर उन्होंने कोई बात की होगी किस तरह के केसेस हैं, या प्रॉब्ली शायद कोई कि जी जो केसेस थे जो नैब कोर्ट के जज के मुतालिक को बात, शायद में भी मैं हाइपोथेटिकल बात करूं, उसमें यही होगा कि अदालतों के मामला अदालतों में होंगे। सही। अच्छा, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी मरियम बीबी ने ये बात की, कैसे मामलात जो है ना वो पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए, सियासी रहनुमाओं को ना बुलाना चाहिए ना उनको जाना चाहिए। तो सवाल ये है कि कौमी सलामती के इशू पर जब अस्करी और अगर सियासी रहनुमाएं मिल बैठती हैं, इसमें एक नंबर एक इस बात में हर्ज क्या है, नंबर दो अगर इतना ही एतराज़ है तो आपकी पार्टी ने नुमाइंदगी क्यों की, आपकी पार्टी के लोग फिर उस मुलाकात में शामिल क्यों हुए? ये तो हर तरफ से हर बात में कौलो फेल में तजाद नजर आ रहा है। देखिए, ये जो मैंने वो सुना क्वेश्चन जो हमारे जर्नलिस्ट भाई ने किया उनसे, हाँ, वो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट के उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में रखें कि जो शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि ये मुलाकातें तफसील से हुई और इसमें इतने घंटे की नशिस्त हुई और इसमें सारी बातें हुई, नैब के मामलात भी ज़ेरे बहस आए, हाँ, और इसमें सियासी बातें भी ज़ेरे बहस आई। तो जो हमारे भाई जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसके जवाब में मरियम बीबी ने ये कहा कि सियासी बातें तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, और वो जब सियासी बातें पार्लियामेंट में होनी चाहिए का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह है। इसी तरह देखें, उसके फौरन बाद एक शाम में बिलावल साहब की प्रेस टॉक थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो बात नेशनल सिक्योरिटी के मुतालिक थी, और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इससे पहले और बाद में भी इससे पहले भी बेशुमार दफ़ा मिलिट्री लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप को होस्ट कर चुकी है, हम सब ये बात जानते हैं। और अगर पॉलिटिकल बात हो तो उसकी बुनियादी जगह पार्लियामेंट ही है, वहीं पर होनी चाहिए, इसमें कोई इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब जितनी कंफ्यूजन पैदा हो गई है इन मुलाकातों पर, आपकी पार्टी इस पर बाकायदा कोई वजाहत देगी? देखिए, जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो ज्यादा इसलिए मैं उस पर इसरार करूंगा कि अगर इन दोनों मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर मौजूद होते जो पार्लिमानी लीडर्स के साथ थी, जैसे पहले एक पार्लियामेंट के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी पे पार्लियामेंट में आके आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया, अगर आपको याद होगा, जब ये कोई इंडियन टेंशन के इश्यूज थे, तो उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो उस मीटिंग का कंडक्ट और होता। अब जब ये मीटिंग हुई जिसमें कितना इम्पोर्टेंट इशू है, जिसमें ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, जब आप एक ऐसी पोजीशन जिसमें आपकी सिक्योरिटी के इश्यूज भी इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें अगर ये मिलिट्री लीडरशिप में और पार्लियामेंट्री लीडर्स में कोई इंटरेक्शन होती तो चेयर नेचुरली प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी और होस्ट भी उनको करनी चाहिए थी। अब उनकी जो एब्सेंस है वो ये सारे सवालात को जन्म दे रही है, और अगर वो वहाँ मौजूद होते तो गालिबन शेख रशीद साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उनको ये करने की जरूरत ही ना पड़ती। अच्छा, तो इस सारी बहस में से अगर कोई सवाल उठता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस का निकलता है कि वो क्या गैप है जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे एज चीफ एग्जीक्यूटिव वो एक वैक्यूम छोड़ रहे हैं जिस मिलिट्री लीडरशिप को फिल करना पड़ रहा है। तो बुनियादी तौर पे अगर रिमेनिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम हम इस बात का अगर कोई नतीजा अखज़ कर सकते तो ये हो सकता है। बाकी आप अपनी प्राइवेट सेटिंग में
आप अपने किसी पर्सनल रेपो ठीक पे है। किसी से मिलते हैं ठीक तो है, आपकी बातचीत किसी भी डोमेन में चली जाती है बाज़ औक़ात। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के राहनुमा मोहम्मद अहमद खान हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, ये क्या हमें सियासतदानों ने ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? एक तरफ सियासी लोग जो हैं अस्करी क़यादत से मुलाकातें करते हैं, फिर उसकी तरदीद करते हैं। ये तो आज DG ISPR ने आकर जो है ना वाज़े कर दिया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2 दफ़ा DG ISI और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात में बातें भी मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के हवाले से हुई हैं। तो ये आपको क्या लगता है, मिलते भी हैं, छुपाते भी हैं? ये किन मकासद के लिए ये सब कुछ छुपाते भी हैं और करते भी हैं? मेरा ख्याल है कि ट्रक की बत्ती के पीछे तो अब ये खुद लगे हुए हैं। अच्छा। और हमने तो इन्होंने क्या लगाना है, अब ये खुद ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं। और इस दफा ट्रक जो है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। और माजी में असल में ये डीलें शीलें करते रहे हैं और परवेज मुशर्रफ साहब को भी इन्होंने मामू बनाया और उससे पहले भी ये सारी चीजें हैं। और अब ये मुसलसल फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक ही फेवर मांग रहे हैं और वो फेवर इनको नहीं मिल रही। ये जब पनामा चल रहा था उस वक्त भी इन्होंने एक ही फेवर मांगी और इन्होंने इसाक डार साहब के जरिए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त जो थे उन्होंने ये बात की कि ये GIT में जो 2 ब्रिगेडियर है ना, एक ISI का और एक IMI का, ये बहुत तंग कर रहे हैं। आप इनको सिर्फ न्यूट्रल कह दें कि ये न्यूट्रल हो जाए, बाकी को हम संभाल लें। अच्छा। ये इन्होंने बात की तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि बात यह जी कि वो मामला है सुप्रीम कोर्ट का और आपका कानूनी मामलात अदालतों में हल होंगे। कानूनी मामला है, वो GIT सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में काम कर रही है। आप अपने मामलात अदालतों में और कानूनी तरीके से हल करें, इस मामले में हम नहीं आएंगे। और साबिर, ये बात अकल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि ज़ुबैर साहब 2 शख्सियात मरियम बीबी और नवाज शरीफ के हवाले से मुलाकात करने जा रहे हों और इन्हीं 2 शख्सियात को इल्म ना हो, ये लाइल्म हो जो बात आज मरियम बीबी कर रही थी। इस सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ुबैर साहब उनके इंतहाई काबिल एतमाद हैं। हाँ। और मैंने आपको बताया ना कि शरीफ फैमिली बहुत ही मैं कहता हूँ ऐसा सोच समझ के इन्होंने हर आदमी की कोई ना कोई यूटिलाइजेशन रखी होती है। और ज़ुबैर साहब के बारे में उनको पता है कि ज़ुबैर साहब के क्योंकि फैमिली रिलेशन हैं, बिल्कुल, इसलिए ये फिट आदमी है बात करने के लिए, बात करने के लिए। इसलिए उन्होंने पहले शहबाज शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब के जरिए इस हद तक मामला हुए थे जिनको बाहर भेज दिया, गारंटर के तौर पे वो खुद इधर बैठा लिया उनको, चचा को, और वाले साहब चले गए। अब इन्होंने फिर वही बात की, ज़ुबैर साहब गए और दोनों दफा पैगाम लेके गए, दोनों दफा इनकी नुमाइंदगी की और दोनों दफा ये बात की। और ये मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि DG ISPR ने बहुत इन टाइम आज ये बात डिस्क्लोज की है, वरना कोई पता नहीं था कि अभी तो वो एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ की मुलाकात जिसका दावा शेख रशीद साहब कर रहे हैं, अभी तो उसका शायद किसी दिन भांडा फूट जाए कि वो भी सच था। नहीं, मैं कहता हूँ इतनी मुलाकातें हैं। ये अलग एक और बात बता दूं कि ये तो अभी भी जनरल बाजवा जो है वो जरा थोड़े से डिफरेंट है, वजादार आदमी है, खुले डुल्ले आदमी है। वो अगर सारी बातों को और DG ISI जनरल फैज अगर वो सारी मुलाकातों का बता दें कि किस दिन कौन आया, किसके जरिए है, ना इन्होंने कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट छोड़ा, ना इन्होंने कोई रिटायर्ड जर्नैल छोड़ा कि जिसकी मदद से ना कोई रिटायर्ड जज छोड़ा, सही, कि किसी भी तरीके से कोई ना कोई मैनिपुलेशन हो जाए, कोई रिलीफ मिल जाए, कोई रिलीफ मिल जाए। और आप अंदाजा करें कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इनकार कह लें या आर्मी चीफ ने वाजे कर दिया कि कानूनी जो मामलात है अदालतों में हल होंगे। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी, कौमी सलामती की सिक्योरिटी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग होती है, ज़ाहिर है उस बारे में भी नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ साहब ने बताया होगा। उसके बावजूद उस दिन APC में नवाज शरीफ साहब का गरजना बरसना, इसका मतलब था कि वो नाराज़गी का इजहार था जो ज़ुबैर साहब उन मुलाकातों में नाकाम हो चुके थे।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तलखी की अब वजह समझ आ रही है ना कि नवाज शरीफ साहब इतनी नफरत क्यों थी उस दिन, कि नहीं हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इनको लाने वालों से है। यस, तो भाई अगर वो लाने वाले इतने ही बुरे हैं तो क्यों आप बार बार उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं? अगर वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई किसी दिन कि ये जाके बैठते कैसे हैं, ये गुफ्तगू कैसे करते हैं, ये मिन्नत समाजत कैसे करते हैं, ये कैसे ठोड़ी को हाथ लगा लगा के कहते हैं कि मेहरबानी करें, गुस्सा थूकते हैं, तो ये सारी बातें, और ये दोनों काम करते हैं। बिल्कुल सही। इनके कॉलोफेल में तजाद देखें ना, जिन लाने वालों की ये बात कर रहे हैं, जब मेमो गेट स्कैंडल 2011 में आया किसकी सपोर्ट के लिए गए, 88 में आईजीआई बनी तब ये किसको सपोर्ट कर रहे थे, तब क्यों खुशियां मना रहे थे, 1990 में जब जिन्होंने सियासतदानों में पैसे बांटे तब खुशियां मनाई जा रही थी। मतलब ये कि जहां अपना फायदा हो लाने वाले ठीक हो जाते हैं, जहां खुद को नुकसान हो तो लाने वाले बुरे बन जाते हैं। ऐसा ही है। जस्टिस, मुझे तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब याद आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत सोच समझ के गॉड फादर का वर्ड यूज किया था, और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने सिसिलियन माफिया का वर्ड यूज किया था। वो जीरक जज थे जिन्होंने सब कुछ, क्योंकि उस वक्त भी इन्होंने ये कहा था कि जनाब हम लोहे के चने, हमें हाथ लगाओगे तो पता नहीं हाथ जल जाएगा। अब ये खुद, हालांकि जनरल कमर जावेद बाजवा को इन्होंने खुद आर्मी चीफ बनाया, बिल्कुल, और इनका ख्याल था कि बस जुबैर साहब के इनके साथ फैमिली रिलेशंस हैं और मसला ही कोई नहीं, बस ये आर्मी चीफ आ गए तो उसका मतलब है कि पूरी फौज इनकी पॉकेट में आ गई। और उस वक्त DGISI थे जी नवीद मुख्तार साहब, उनकी भी रिलेशनशिप थी। तो इन्होंने, ये मरियम बीबी के अपने अल्फाज हैं जो बाहर आ गए थे, कि अब जी जो ISI है बस समझें कि वहाँ पे तो हम खुद ही बैठे, अब हमने ये करना है, अब अपनी मर्जी से पोस्टिंग ट्रांसफर होगी। तो आज कहते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो डॉन लीक्स का उनसे जो है ना वो बदला लिया जा रहा है। आप समझते हैं साबिर, आज भी शहबाज शरीफ का बयानिया नवाज शरीफ और मरियम बीबी से मुख्तलिफ है? मैं नहीं समझता जी, क्योंकि ये दोनों फंसे हुए हैं असल में, और ये बेवकूफ़ बनाते हैं। सही। और बस एक हद से आगे, क्योंकि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सामने नहीं पहुंच सकते, और ये मिल मिला के खेलते हैं, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब खुद फंसे हुए हैं, और जैसे जैसे इनके किचे चटे खुलते जा रहे हैं, अब आप 9.5 अरब रुपए के बैंक अकाउंट्स मिल गए, और वो भी उन मुलाजमीन के जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें हजारों रुपए से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा इनका, आप दोनों का, आप फेक अकाउंट केस दोनों का एक ही मॉडल है, बिल्कुल दोनों का बिजनेस मॉडल एक है कि कैसे ये अपना बिजनेस करते हैं, और फ्रंट मैन और बेनामीदार रखे हुए हैं। तो अब ये इनके, मेरा ख्याल है कि मुश्किल वक्त आने वाला है, और खासतौर पर आज DGISPR ने बता दिया है, बहुत सी चीज़ें वाजे हो गई हैं, बहुत सी चीज़ें वाजे हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ियाकार साबिर शाकिर साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की कुल नशस्तें 33 हैं, जिनमें से 24 पर बराह रास्त इलेक्शन होते हैं, जबकि जो 9 मखसूस नशस्तें हैं। 24 जून 2020 को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपनी 5 साला आइनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ख़त्म हो गई थी। 18 अगस्त 2020 को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद होना था, मगर कोरोना वायरस की वजह से आम इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया था। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा इंतखाबात इस वक्त मुल्की सियासत का मरकज़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंद रोज़ पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात का मकसद गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए कौमी इत्तफाक राय को पैदा करना था। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, सराजुल हक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और हुकूमती वज़रा समेत कई अहम रहनुमा इस मुलाकात में शामिल थे।
इजलास में शिरकत करने वाले कुछ रहनुमाओं के मुताबिक इजलास के तयशुदा उसूलों के मुताबिक इसे अवामी सतह पर जाहिर नहीं करना था, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुलाकात के हवाले से अहम नुकात सामने आए, जिसमें आर्मी चीफ के हवाले से कहा गया था कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म के बयानात और इंतखाबी धांधली के हवाले से भी गुफ्तगू को रिपोर्ट किया गया। और फिर मीडिया रिपोर्ट के ही मुताबिक मुल्क में सियासी तनाव के दरमियान हुकूमत और अपोजिशन के माबैन गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी सूबे का दर्जा देने पर इत्तफाक राय हो गया है। शेख रशीद के मुताबिक आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत में तब्दीली के फैसले पर अमल दरामद के लिए वक्त का जो तयन है ये मुल्क की सियासी क़यादत पर छोड़ दिया है। ताहम कुछ इस किस्म की खबरें भी मीडिया में रिपोर्ट हुई कि अपोजिशन ने हुकूमत और आर्मी चीफ को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इंतखाबात से पहले इस किस्म का कोई इकदाम कबल अज़ इंतखाबात धांधली तस्वुर किया जाएगा और उन्हें इसके असरात पर भी गौर करना होगा कि ये पाकिस्तान के मसला कश्मीर पर मौक़िफ़ को मुतासर न करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का भी ऐलान किया गया। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो 2018 के मंशूर पर इलेक्शन लड़ेंगे और गिलगित बल्तिस्तान में खुद जाकर वहाँ पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मगर अहम सवाल ये है कि आखिर मरियम नवाज क्यों अस्करी और सियासी क़यादत की मुलाकात को निशाना बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रही हैं। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो ही गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा मिल सकेगा। अगर मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से बात की जाए तो सी पैक की वजह से गिलगित बल्तिस्तान मुल्क की मुआशी शायरक बन चुका है। सियाहत की वजह से भी गिलगित बल्तिस्तान को पूरी दुनिया में एक नुमाया मकाम हासिल है। मगर अहम सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से अवाम को और मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, गिलगित बल्तिस्तान के सूबा बनने से इस खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर मैं बात करूंगी। मैंने प्रोग्राम में इनवाइट किया है साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ुर रहमान साहब आपका। हफीज़ुर रहमान साहब, जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा अहम मसला है, एक तारीखी मसला रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की भी एक अरसे से डिमांड रही है कि सूबे का दर्जा दिया जाए, लेकिन मुख्तलिफ तबकात के इस हवाले से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आरा सामने आती रही हैं। लेकिन अब जो एक इशू रेस किया जा रहा है, जो सवाल उठाया जा रहा है कि ये आर्गूमेंट के इससे जम्मू कश्मीर का मसला जो है ये इफेक्ट होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम सूबे का दर्जा देंगे तो एक हमारा जो बैनुल अक़वामी तौर पर एक नैरेटिव है वो इस तरीके से हिट होगा कि जो काम भारत कर रहा है जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा है वहाँ पर, अगर हम भी वैसे करेंगे तो फिर यूएन करारदादों की जो हम बात करते हैं वो उस पर क्वेश्चंस उठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया है। गुजारिश ये है कि आपने इंटरव्यू में कहा कि जो 18 अगस्त को जो इलेक्शन होने थे जीबी में वो कोरोना की वजह से पासपोन हुए, ऐसा नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने, चूंकि ये सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है, 24 जून को हमारा टेन्योर कंप्लीट हुआ, उससे 6 महीने पहले उन्होंने इलेक्शन की तैयारी के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से काम करना था, उन्होंने नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, लेकिन उसको फेडरल जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसको एक्सटेंड नहीं किया गया जीबी में। वो हम समझते हैं वो प्री प्लान नहीं किया गया, और जिस दिन एक्सटेंड किया गया अगले दिन ही सूबाई हुकूमत को सीज कर दिया गया। हाँ। यानी इलेक्शन से 3 महीने पहले, और ये प्री पोल रिगिंग का आगाज था। नहीं, उसके बाद लेकिन कोरोना की भी तो हकीकत थी ना। कोरोना तो नहीं देखिए, ये रिकॉर्ड पे बात है। एपीसी हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। हाँ। और उस हमने कोरोना को सिफर किया था अल्लाह के फजल करम से। गिलगित बल्तिस्तान में कोई इशू नहीं था कोरोना, लेकिन इन्होंने इलेक्शन 2020 का जो हमारा कंप्लीट हुआ था 24 जून को, शेड्यूल दिया था कि हम 18 अगस्त को जो है वो इलेक्शन करवाएंगे। जब दरमियान में आके इनकी कोई तैयारी नहीं थी, प्री प्लान इन्होंने ये इलेक्शन ताखीर इसलिए किया कि पीटीआई को यहाँ पे जीतने के लिए कोई इलेक्टेबल उनके पास नहीं थे। अच्छा। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए इन्होंने इलेक्शन को जो है वो डिले किया, और आज आके हम सुन रहे नया शेड्यूल दिया है 15 जो है वो नवंबर का। जी, और अब हम ये समझते हैं कि ये जो सूबे की बात चल रही है, प्रोविजनल सूबे की, मैं उस पे आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुस्लिम लीग नून ने यहाँ गवर्नमेंट की है। पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान, तरक्की याफ्ता गिलगित बल्तिस्तान, वो जो ख्वाब हमने देखे उसकी तरफ हमने जो अपने मंशूर था अमल किया। ये जो सरताज अजीज की कमेटी है, देखें एक बात कहाँ से शुरू हुई।
नवाज शरीफ साहब ने गिलगित में एक बहुत बड़े जलसे में 2015 में आके ऐलान किया कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम करेंगे, मसले कश्मीर को सामने रखते हुए उन्होंने सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाया और उस कमीशन के अंदर मैं भी मेंबर था। उसमें तमाम इदारों के हेड्स उसमें मौजूद थे। उसमें जो है वो हमारे फेडरल लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी जनरल थे। हमने कुछ 1.5 साल उस पर काम किया। सही। उसमें ये रिपोर्ट सामने आई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता तब तक गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंस बनाया जाए, स्पेशल प्रोविजनल प्रोविंस, ठीक, और उसको मशरूत किया जाए मसला कश्मीर के साथ। जब भी मसला कश्मीर पे रायशुमारी होगी तो उसमें बात होगी। अब जब ये रिपोर्ट बनी, मतलब कि इसका मुस्तकिल हल तब होगा जब यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक मसला कश्मीर का हल होगा। मुस्तकिल हल इसका तभी सामने जी, जब ये रिपोर्ट हमने तैयार की और जब हमारी कमीशन ने नवाज शरीफ साहब को पेश करनी थी, 2:30 बजे का वक्त था, उस दिन 11:30 बजे नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई कर दिए गए सो कॉल्ड एक फैसले के नतीजे में। और उसके बाद फिर खाकान अब्बासी साहब ने वो कमेटी दोबारा बनाई, हमने दोबारा से उस पर काम किया। जब उस पर अमल दरामद की बात आ गई तो उस वक्त सुकूत कश्मीर नहीं हुआ था मैडम, उस वक्त 5 अगस्त नहीं हुआ था। उस वक्त हमारे बाद सिक्योरिटी इदारों ने ये गुजारिश की कि इससे मसले कश्मीर को नुकसान होगा, जिसके लिए हमें इंतजामी तौर पर वो पावर्स डेलीगेट कर दिए गए गिलगित बल्तिस्तान में, और उसका नाम है गवर्नेंस ऑर्डर 2018, जिसके तहत जीबी को लेजिस्लेशन के हवाले से बाकी सूबों के बराबर पावर्स दिए गए और एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से भी वो तमाम एग्जीक्यूटिव पावर जो चीफ मिनिस्टर्स के पास हैं वो दिए गए। क्या ये भी बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाए? इसकी क्या वजह है? देखें, मैं अर्ज करता हूं कि 2 साल में पीटीआई ने यहाँ किया कुछ नहीं। इस इलाके का 50 अरब से ज्यादा डेवलपमेंट फंड काटा है। अब ये इलेक्शन में और कुछ इनके पास है नहीं। मुझे बताएं, जो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करनी है, वो इनका वजीर ने जब आर्मी चीफ ने जब इनको बुलाया था हमारे सियासी लीडरशिप को इस मामले में, जो सिक्योरिटी इश्यूज पे जाना पड़ता है, सिक्योरिटी इश्यूज पे बातचीत होती है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है गिलगित बल्तिस्तान का मामला, वहां पे ये तय हुआ कि हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, सरताज अजीज की रिपोर्ट के ऊपर काम करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त तक जो है इसके ऊपर मीडिया में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगले दिन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गिलगित बल्तिस्तान को हम आईनी सूबा बना रहे हैं। उसने ब्रिज किया सारा। चले, इसका मतलब इत्तफाक राय तो हो गया ना। इसका मतलब ये है कि इत्तफाक राय हो गया ऑपोजिशन के दरमियान, हुकूमत के दरमियान। अब तो कोई इख्तलाफ बाकी नहीं है। मसला अब ये है जो आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सूबे का दर्जा दिया जाए, जिससे ये तासुर मिलता है कि ऑपोजिशन कहीं समझ रही है कि इन इलेक्शंस में हुकूमत को ना इसका जो है ना वो क्रेडिट मिल जाए। मैं समझता हूं, देखें, मैं आज भी चैलेंज करता हूं, आज इनके किसी भी वफाकी वजीर को आप लाइन पे ले लें, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उनसे पूछें कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंस बनाने के लिए किस शिक में तरमीम कर रही है, किधर है ड्राफ्ट, कहाँ है वो कागज, किधर कंसेंसस है? वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम सरताज अजीज रिपोर्ट में पिछली गवर्नमेंट करके गई है। ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं, इन्होंने देना कुछ भी नहीं है। कल बहुत बड़ा यू टर्न लेंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल में अदम इस्तेहकाम की वजह से तहरीक इंसाफ हुकूमत 2 सालों में अवाम को अपने नारों और दावों के बरक्स कोई भी रिलीफ नहीं दे सकी है, जबकि महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को अब एक और झटका दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में हंगामी तौर पर समरी पेश की गई, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ इंजेक्शन, टैबलेट्स और कैप्सूल्स की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई, जिसमें से 68 मकामी तौर पर तैयार होने वाली अद्वियात हैं और 26 इम्पोर्टेड अद्वियात शामिल हैं।
ज़राए का दावा है कि हुकूमत की जानिब से ये जो इजाफा है ये मुख्तलिफ अद्वियात साज कंपनियों की जानिब से अद्वियात की किल्लत पैदा करने की वजह से मजबूरी में किया गया है, जबकि डॉलर की कदर और ख़ाम माल का महंगा होना भी कीमतों में इजाफे की एक वजह बताया जा रहा है। जबकि विफाकी काबीना ने इन अद्वियात साज कंपनियों को जून 2021 के बाद दोबारा कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्त देने का मजाज भी बना दिया है। कौन सी अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ विफाकी काबीना ही के इजलास में विफाकी वुज़रा असद उमर और शीरी मज़ारी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला क्यों हुआ, इस तल्खी की वजह क्या थी, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सोहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी आपका। सोहेल इकबाल भट्टी, ये सब जानते हैं कि एक साल में अद्वियात की कीमतें जो है वो दूसरी बार बढ़ाई गई हैं, और ये भी क्या सच है कि इस बार कंपनीज ने अद्वियात मार्केट से जानबूझकर गायब की, फिर कीमतों में कमी का बहाना बनाया, जिसकी वजह से हुकूमत को मजबूर किया गया और नतीजा ये निकला कि कल कैबिनेट के इजलास में अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। शादी, ये बड़ा दिलचस्प और परेशान कुन मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में अद्वियात की जब कीमतों में इजाफा हुआ था, साबिक वफाकी वज़ीर आमिर कियानी साहब के पास वजारत कौमी सेहत का कलमदान था, कीमतों में इजाफा हुआ और उन्होंने एक दावा किया था कि चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ड्रग पॉलिसी 2018 तैयार की थी, उसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। उसके बाद उन्हें ओहदे से हटाया गया कि उन्होंने कीमतों में गलत इजाफा किया, नैब भी उनके खिलाफ शिकायत गई और अब वो नैब की इंक्वायरी भुगत रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब आए, हेल्थ के शोबे के मंझे हुए नाम थे, उन्होंने नोटिस लिया, दावा किया कि अद्वियात साज कंपनियों ने कीमतों में बेजा इजाफा किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बरहम हुए हैं और उन्होंने कीमतों में इजाफा वापस करवाया और क्लेम किया गया कि अरबों रुपए का आवाम को रिलीफ दिया गया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ही नोटिस लेते हुए कहा कि जो नून लीग के दौरे हुकूमत की में तैयार की गई ड्रग पॉलिसी है, इसके तहत कंपनियां खुद कीमतों में इजाफा कर लेती है, अब हमने इनका हाथ रोकना है। 15 जुलाई 2020 को वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी की गई ताकि अद्वियात की साज कंपनियां कीमतों में अचानक इजाफा ना करें। लेकिन अब मामला ये है, वो अद्वियात जो कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में हर दूसरा शख्स आए रोज इस्तेमाल करता है, जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज हैं और एक्सक्लूसिवली अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं, बुखार, सर दर्द, गले में खराश, अमराज़े कल्ब, शुगर, मलेरिया, फ्लू, एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आंखों, कान, दांत, मुंह, ब्लड इन्फेक्शन, जिल्द के अमराज और वो तमाम अमराज जो रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं आसपास, उन तमाम अद्वियात की कीमतों में जो 94 जिनकी तादाद है, 9% से लेके 262% तक इजाफे की मंजूरी दी गई है। ये किसी को अभी तक किसी ने आवाम को ये नहीं बताया कि हमने कितना इजाफा किया है। चंद अद्वियात छोड़ के ज्यादातर अद्वियात ऐसी हैं जिनकी कीमतों में 50% से लेकर 100 से 150% के दरमियान और काफी सारी अद्वियात की कीमतों में 150 से 264% के दरमियान इजाफा किया गया है, जिसकी कोई मिसाल माज़ी करीब में नहीं मिलती। ये भी बता दें कि ये कंपनी अब जून 2021 में दोबारा से कीमतें बढ़ाने की मजाज होंगी, ये भी कह दिया उनको। जी बिल्कुल, चूंकि जिसका नोटिफिकेशन तैयार किया गया है, जिसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है, जो अगले चंद रोज में जारी होगा, उसमें कहा गया कि जून 2021 तक आप यही कीमतें रहेंगी, उसके बाद दोबारा बढ़ा सकती हैं। 3-4 बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। वैसे तो तमाम अद्वियात की कीमतों में जो नई कीमतें मुकर्रर हुई है, उसका नोटिफिकेशन की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। उसमें ये जो 94 अद्वियात हैं, इसमें से 68 पाकिस्तानी हैं, 26 जो है वो इम्पोर्टेड हैं। अगर इसके अंदर हम देखें तो इसमें मखसूस कंपनियों की ये मेडिसिन है। एक कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, 10 उसकी मेडिसिन है, एक कंपनी है उसकी 8 मेडिसिन है, एक कंपनी उसकी 6 मेडिसिन है। तो ये चंद मखसूस कंपनियों की अद्वियात थी। तो लगता यह है कि बाकी कंपनियों भी इसके बाद आएंगी, उनकी जो वो अद्वियात तैयार करती है उन्हें वो भी मुतालबा करेंगी। मार्केट से ये अद्वियात, इन अमराज की अद्वियात गायब थी, जिसको मसले को हल करने के लिए कीमत बढ़ाई गई। और इंटरेस्टिंगली एक्सचेंज रेट बहुत से अद्वियात के अंदर, काफी सारी अद्वियात में 121 रुपए, 132 रुपए, कुछ केसेस में 139 रुपए और चंद अद्वियात का 160 रुपए लिए गए डॉलर का रेट। इसका मतलब है यहाँ पे अभी भी फ्लेक्स एक कुशन मौजूद है। आने वाले दिनों में दोबारा डॉलर को बुनियाद बनाकर इजाफा किया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी सवाल, असद उमर और शीरी मज़ारी के दरमियान जो कल कुछ तल्खी सुनने में आ रही है कैबिनेट के इजलास में, क्या वजह थी इसकी?
अच्छा जी, वो 3 बुनियादी फैसले थे जिसको हमें जानने का मौका मिला, उसकी दस्तावेज भी कुछ हमारे पास मौजूद हैं। असद उमर साहब ने कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के जो 3 अहम तरीन फैसले थे उनके मिनट्स की तौसीक करवाने की कोशिश की। श्री मजारी साहबा ने ऑब्जेक्ट किया कि हमने पढ़ा नहीं है, अचानक कैसे हम कर दें। वो 3 मामला क्या थे? एक मामला यह था कि हुकूमत 3 LNG की पावर प्लांट्स प्राइवेटाइज करना चाहती है और उन पावर प्लांट्स ने SNGPL के साथ कमिटमेंट की हुई है कि वो 66% दरामदी गैस हर सूरत खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो उसकी कीमत अदा करेंगे। अब उनको कहा गया कि इस कंडीशन से, टेक और पे की कंडीशन से निकाल दिया जाए, जिसके नतीजे में श्री नॉर्दर्न को 2023 के बाद सालाना 150 अरब रुपए का नुकसान होगा। एक ये मामला। दूसरा मामला थे सरकारी पावर प्लांट्स। 6 सरकारी पावर प्लांट्स हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर बंद करने का मामला था कि इनकी अब हमें जरूरत नहीं, इनको बंद कर देना चाहिए। नदीम बाबर साहब कोई आदादोशुमार बता रहे थे, उस पर भी असद उमर साहब ने कहा कि आप सही नहीं बता रहे, उस पर भी कुछ गर्मा गर्मी हुई सेशन में। जी, उसमें भी काफी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन ये वो 3 फैसले थे जो उन्होंने, जिनके मिनट्स की तौसीक करवाने की उन्होंने कोशिश की और जिनके ऊपर सख्त इतराज है, क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जो कौमी खजाने और अवामी मफाद के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।